हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से देखेंगे। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखा हुआ है। पोर्ट्रेट का मतलब सीधा सीधा सा होता है चित्र। यहाँ पर खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में हमें सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। किस तरह से उनकी दादी जो थी उनकी एक फ्रेंड की तरह उनके साथ में रहती थी, किस तरह से समय बीतता चला गया। जब वे लोग शहर में आकर के रहने लगे, शहर में आकर के सेटल हो गए, उसके बाद में उनकी और उनकी दादी की फ्रेंडशिप पर किस तरह का असर पड़ा, वो सारी चीज़ें हमें खुशवंत सिंह जी ने इस चैप्टर के थ्रू हमें बताई है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब एक महिला का वृत्तांत चित्र हमारे सामने खुशवंत सिंह जी ने पेश किया है। देखते हैं, हम चैप्टर की तरफ आते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मतलब जिस तरह से सभी ग्रैंड मदर्स होती हैं उसी तरह से मेरी ग्रैंड मदर भी एक ओल्ड वीमेन थी, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। कब से? 20 सालों से वो अपनी दादी को जानते थे। खुशवंत सिंह जी अपनी दादी को 20 सालों से जानते थे और जब से वो उन्हें देख रहे थे तब से उनके चेहरे पर उन्हें रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ ही दिखाई दी हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लोगों का कहना क्या होता था उनकी दादी के बारे में कि उनकी दादी एक समय पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, प्रेटी हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी खूबसूरत हुआ करते थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इन सब चीज़ों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मेरे मतलब खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट भी टंगा हुआ है। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे हैं और सिर पर पगड़ी बांध रखी है। His long white beard covered the base part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी लंबी दाढ़ी जो है उसने क्या कर रखा है, उनका जो चेस्ट है उसके बेस्ट पार्ट को कवर कर रखा हुआ है, चेस्ट को कवर कर रखा हुआ है और उन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वो लगभग 100 साल पुराने हों। He did not look the sort of person who would have a wife or grandchildren. उन्हें देख करके ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ उनकी वाइफ थी और उनके पोते थे। As for my grandmother being young and pretty, जिस तरह से उनकी ग्रैंडमदर प्रेटी और यंग दिखाई देती थी। The thought was almost revolting. मतलब अगर हम इस बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल ये थॉट उसके अगेंस्ट जाता है, उसके विरोध में जाता है। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. ठीक है, और वो जितनी भी कहानियाँ, जितनी भी बातें हमें अपने बचपन की बताती हैं, वो सारी बातें जो है हमें एक कहानी की तरह लगती है जिन पर कि बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। She had always been short and fat and slightly bent. अपनी दादी को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो यहाँ पर कि वो हमेशा जो है एक छोटे कद की हैं, ओके, और जब ओल्ड हो जाता है कोई पर्सन तो उस समय में डेफिनेटली वो बेंट हो जाता है, झुक जाता है ना, कमर उसकी झुक जाती है। तो इसी तरह से वो बता रहे हैं कि मेरी दादी जो है बहुत शॉर्ट हैं, बहुत उनका हाइट जो है वो बहुत कम है और वो झुकी हुई हैं। Her face was as crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका फेस जो है पूरी तरह से wrinkles मतलब झुर्रियों से घिरा हुआ है। No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और उन्हें देखकर कैसा लगता नहीं है कि पिछले 20 सालों में उनके अंदर कुछ बदला है। उन्हें देखकर कैसा लगता है कि वो जिस तरह से 20 साल पहले दिखाई देती थी उसी तरह से आज भी हैं। She could never have been pretty, but she was always beautiful. और उन्हें देख करके अब ऐसा लगता है कि वाकई में किसी समय पर वो ब्यूटीफुल, सुंदर रही होंगी। She hobbled about the house in spotless white
with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। और उनके जो सफ़ेद बाल हैं उन्हें देख करके और उनके जो हैंड्स है, एक हैंड जो है उनकी कमर पर रखा होता है हमेशा अपने बैलेंस को बनाने के लिए, और जो दूसरा हाथ होता है उसमें एक माला उनकी है, शायद रुद्राक्ष माला हो, जिसको कि वो हमेशा चलाती रहती हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल पकर्ड फेस, है ना। उनके जो पके हुए बाल हैं, यहाँ पर जो सिल्वर लॉक्स कहा जा रहा है, उनके जो पके हुए बाल हैं वो अनटाइडी हैं, बिखरे हुए से रहते हैं। उनके जो पेल फेस मतलब जो कि काफ़ी झुर्रियों वाला है और थोड़ा सा पीला भी पड़ चुका है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और हमेशा उनके जो लिप्स हैं मतलब वो कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो गुनगुनाती रहती हैं, जो कि एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है जो हमेशा वो गुनगुनाती रहती हैं। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और क्या कह सकते हैं हम कि हाँ वो ब्यूटीफुल थी, लेकिन किस तरह की ब्यूटीफुल थी, जैसे विंटर टाइम पर जो माउंटेन्स होते हैं उस पर एक लैंडस्केप हमें दिखाई देता है, उस तरह से वो शायद खूबसूरत थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, ठीक है ना। और उनके मतलब जो हेयर्स हैं, उनके जो बाल है वो एक बहुत ही शांति का प्रतीक है, मतलब उन्हें देखकर कैसा लगता है कि वो काफ़ी शांत हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together। अब आगे क्या बता रहे हैं खुशवंत सिंह जी कि मैं और मेरी दादी जो हैं वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जब से मेरे फादर मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पर मेरी दादी के पास छोड़ कर गए हैं। क्यों छोड़ कर गए हैं? क्योंकि मेरे पेरेंट्स सिटी में जा कर के सेटल हो गए हैं। शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। हमेशा मेरी दादी मुझे उठाया करती हैं और सुबह उठाती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती हैं, ये सारे काम उनके ही होते हैं। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग वाइल शी बार्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और हमेशा जब मेरी दादी मुझे नहलाती हैं, नहलाते समय वो एक प्रेयर को जो है गुनगुनाती रहती हैं, गाना मतलब गाती रहती हैं उसको। हमेशा उन्हें ये आशा है कि शायद मैं बार बार इस प्रेयर को सुनूंगा तो शायद मैं इस प्रेयर को सीख जाऊंगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं हमेशा उनकी प्रेयर को सुना करता था, लेकिन कभी मैंने उसे सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टाइल slate with she had already washed and plastered with yellow chalk a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और हमेशा क्योंकि उस समय स्लेट होती थी स्कूल ले जाने के लिए, तो हमेशा वो मेरी वुडन की जो स्लेट थी उसको वो मतलब पोंछ दिया करती थी, धो दिया करती थी, और एक अर्थन मतलब मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट मुझे दिया करती थी और एक रेड पेन। इन सब चीज़ों को एक बंडल में एक साथ बांध करके मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और उसके बाद में मुझे चपाती देती थी जिसपे स्टेल चपाती मतलब बासी चपाती, रखी हुई चपाती जो थी उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया करती थी और मुझे खाने के लिए देती थी। और इसके बाद हम स्कूल जाया करते थे, वो मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और साथ ही साथ जब वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी उस समय में काफ़ी सारी स्टेल चपातीज जो कि बच जाया करती थी, वो सारी चपातीज जो हैं अपने साथ में रख लिया करती थी स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने के लिए, विलेज डॉग्स को खिलाने के लिए जो गांव में हुआ करते थे डॉग्स। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। हमेशा वो मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल के पास ही जो है वो एक मंदिर भी हुआ करता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और वहाँ पर जो पंडित हुआ करते थे, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, वो हमें अल्फ़ाबेट भी सिखाया करते थे और साथ ही साथ एक मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाया करते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures।
जब सारे बच्चे बाहर वरांडा में बैठ करके प्रेयर किया करते थे, एक साथ में कोरस में अल्फ़ाबेट और प्रेयर किया करते थे, उसी समय मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पर बैठ करके अंदर बैठ करके कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी, कुछ पुराणों को पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाती थी, वो प्रेयर ख़त्म हो जाती थी, अल्फ़ाबेट जो है वो ख़त्म हो जाता था, मतलब मेरी क्लास ख़त्म होने के बाद में फिर हम लोग साथ में वापस घर आया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और इसके बाद में जो टेम्पल का दरवाज़ा, मतलब जो मंदिर का दरवाज़ा डोर हुआ करता था, वहाँ पर हमें डॉग्स मिला करते थे और वो हमें फॉलो किया करते थे। आपस में वो लोग लड़ा करते थे, ग्रॉलिंग किया करते थे, है ना, वो उन चपातीस के लिए जो हम उन्हें खाने के लिए दिया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. और जब पूरी तरह से मेरे पेरेंट्स सिटी में जाकर के सेटल्ड हो गए तो उन्होंने हमें भी वहाँ ले जाने के बारे में बात की। और ये हमारी फ्रेंडशिप में, मतलब मेरी और मेरी ग्रैंडमदर की फ्रेंडशिप में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब हम लोग अलग अलग रहने लगे। अब मेरी ग्रैंडमदर जो है मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पर मोटर कार से, मतलब स्कूल गाड़ी, स्कूल वैन जो है वो उसे लेने के लिए आया करती थी, इसीलिए अब दादी मुझे स्कूल छोड़ने भी नहीं जाती हैं। There were no dogs in street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर कोई विलेज डॉग्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके कोर्ट यार्ड में ही कुछ स्पैरोज को वहाँ पर उन्होंने दाना खिलाना शुरू कर दिया, फीड करना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम्स शी कंटिन्यूड टू वेक अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई कैम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और अभी जबकि हम साथ में रहा करते थे तो हम काफ़ी दूरी हो गई थी हमारी, लेकिन फिर भी अभी वो मुझे सुबह तैयार करती थी, स्कूल भिजवाया करती थी, और जब मैं स्कूल से लौट कर आया करता था उस समय मुझसे ये पूछा करती थी कि आपको स्कूल में क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉज ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। और जब मैं स्कूल से आया करता था मुझसे पूछा करती थी मेरी दादी कि आज आपने क्या पढ़ा है। मैं उन्हें बताया करता था कि मैंने साइंस पढ़ा है ना, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को देख कर काफ़ी दुखी हुआ करती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, है ना, और वो मुझे मेरी मदद भी नहीं कर सकती थी मेरी पढ़ाई में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures, है ना, और बहुत ज़्यादा दुखी थी वो इस चीज़ को जान करके कि स्कूल में भगवान को लेकर के या पुराणों को लेकर के कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. और एक दिन जब आकर के मैंने अपने घर बताया, मेरी ग्रैंडमदर को, दादी को बताया कि हमारे स्कूल में जो है कुछ म्यूज़िक भी सिखाया जाएगा, अब हमें म्यूज़िक का लेसन भी मिलेगा, तो वो काफ़ी अनहैप्पी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि म्यूज़िक, ये सिंगिंग जो है ये बैगर्स लोगों का काम है, भिखारियों का काम है, और एक अच्छे घर के, एक अच्छे परिवार के लोगों को ये चीज़ शोभा नहीं देती है। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल। ठीक है ना, उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी जो साइलेंस थी उससे ये हमें क्लियर दिखाई पड़ता था कि वो इस चीज़ से डिसएग्री हैं, वो इस चीज़ को अप्रूव नहीं करती हैं। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद में हम दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत कम हो गई, बहुत कम उससे वो बातचीत किया करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seculation with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. और इसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, वहाँ पर मुझे एक सेपरेट रूम मिल गया। इसके बाद में मेरी ग्रैंडमदर से लिंक जो है बहुत ज़्यादा टूट गई, मतलब लिंक टूट गई, उनसे बहुत कम बातचीत होने लगी क्योंकि मैं अब यूनिवर्सिटी चला गया था। और जनरली उनकी जो स्पिनिंग व्हील थी जिस पर वो बैठा करती थी उससे अब बहुत
कम समय ऐसा होता था जब वो उससे उतरती थी। जनरली ज़्यादातर टाइम जो है वो उसी स्पिनिंग व्हील पर बैठा हुआ करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट द सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। ठीक है ना, सनराइज टू सनसेट वो उसी पर हुआ करती थी, और जनरली सिर्फ जब अपनी प्रेयर होती थी, इवनिंग प्रेयर, उस समय में वो वहाँ से नीचे उतरती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलीज्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ दोपहर का जो समय होता था उसमें जो स्पैरोज हुआ करते थे उनको दाना खिलाने के लिए ही वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bellum of chirrupings. Some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. Okay, जनरली वो वैरेंडा में बैठा हुआ करती थी और आफ्टरनून में जो है थोड़ा सा रिलैक्स हुआ करती थी। उस समय में वो ब्रेड जो हुआ करती थी उसको उसके छोटे छोटे पीस करके, छोटे छोटे टुकड़े करके जो है स्पैरोस को खिलाया करती थी। और वहाँ पर उनके आसपास उस समय पर लगभग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज जो हैं उनके आसपास आकर के बैठ जाया करते थे। उनमें से कुछ स्पैरोज जो हैं उनके कंधे पर आकर बैठ जाया करते थे, उनके लेग्स पर आकर बैठ जाया करते थे, लेकिन वो कभी उन स्पैरोज को वहाँ से भगाती नहीं थी। और पूरे दिन में सबसे जो हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था वो ये हाफ एन आवर ही जो कि वो वहाँ पर स्पैरोज को फीड करने में बिताया करती थी, वही उनके पूरे दिन का सबसे खुशी का पल हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but she did not talk or show any emotions. अब क्या हुआ, जनरली मुझे एब्रॉड जाना था अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए और लगभग मुझे वहाँ पर 5 साल तक मुझे एब्रॉड में रहना था। और अब हम कह नहीं सकते थे कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे मेरी दादी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मेरी दादी मुझे स्टेशन छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस और अपने सेंटिमेंटल को जो है वो शो नहीं किया बिल्कुल भी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint and perhaps the last sign of physical contact between us. वो अपने काम में बिजी थी। वो जब मुझे छोड़ने आई उस समय में अभी भी वो जो उनकी जो प्रेयर थी उसी को वो गुनगुना रही थी, गा रही थी, और उनकी उंगलियां जो है अपनी उस रुद्राक्ष की माला पर चल रही थी। उस समय पर भी उन्होंने सिर्फ मेरे फॉरहेड को, मेरे मस्तक को उन्होंने किस किया और उसके बाद में जो है उन्होंने मुझे गले लगाया। और मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो हमारी एक फिज़िकल कांटेक्ट है हम मेरी और मेरी दादी के बीच में, ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, शायद इसके बाद में मैं दादी को गले नहीं लगा पाऊँ। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. और लगभग 5 सालों बाद जब मैं वापस आया मैंने क्या देखा कि अभी भी मेरी दादी उतनी ही यंग है। मतलब जिस तरह से, जिस कंडीशन में मैं अपनी दादी को छोड़ कर गया, मतलब देख कर के लगता नहीं है कि वो एक दिन भी और उनकी एज बड़ी होगी। उन्होंने मुझे गले लगाया और अभी मैं उनकी जो प्रेयर थी वो भी अभी भी मैं अपने कानों में सुन पा रहा था। मेरे आने के बाद में भी अभी उनका जो हैप्पीएस्ट आवर था वो वही हाफ एन आवर था जिस समय पर वो अपने स्पैरोस को फीडिंग करवाया करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. ठीक है, अब शाम को उनके अंदर एक मुझे चेंज दिखाई दिया। शाम को उन्होंने प्रेयर नहीं की, उन्होंने जो नेबरहुड मतलब आसपास जो कुछ लेडीज़ें थीं उनको इकट्ठा किया और उन्होंने वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से ड्रम के साथ में गाना शुरू कर दिया।
किन लोगों के बारे में गा रही थी वो? वॉरियर्स के बारे में जो है वो सिंगिंग कर रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, और काफ़ी तेज तेज वो वहाँ पर ड्रम बजा करके उन गानों को गा रही थी, तो हमें मजबूरी में उन्हें उस ऐसा करने से उन्हें रोकना पड़ा। जो ओवर स्टैंडिंग मतलब एक जो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड वहाँ पर क्रिएट हो रहा था, उसे हमें रोकने के लिए उन्हें बोलना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और जब से मैंने देखा है दादी को, तब से आज पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि दादी ने शाम को प्रेयर नहीं की है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. और अगली सुबह क्या देखा कि दादी बीमार पड़ी हुई हैं, उन्हें एक मतलब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हल्का सा बुखार है, लेकिन वो बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी दादी की जो सोच थी वो इससे बिल्कुल डिफरेंट थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अब उनका अंत समय जो है निकट आ चुका है, और वो अपने उस समय को बिल्कुल भी इन हम लोगों से बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो अपने अंतिम समय में कुछ प्रार्थना करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. हमने उन्हें उस चीज़ के लिए मना किया, लेकिन वो हमारी बात को उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने जो है अपनी माला के साथ में प्रेयर करना शुरू कर दिया। काफ़ी समय बाद उनके जो लिप्स थे अब मूव नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से स्टॉप हो चुके थे। उनकी जो माला उनके हाथों में थी वो अब ज़मीन पर गिर गई थी और वहाँ पर एक शांति छा गई थी। और अब हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई थी, पता चल चुका था कि अब दादी इस दुनिया में नहीं रही हैं, दादी डेड हो चुकी हैं। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब जैसे कि कस्टमरी होती है, परंपरा के अनुसार हमने उन्हें बेड से उठाया और उन्हें नीचे लिटाया और उनकी बॉडी को कवर किया एक रेड कलर के श्राउड से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। और थोड़ी देर बाद हम जनरली उन्हें जो फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स होते हैं उसके लिए उन्हें अकेला वहाँ पर छोड़ करके उन अरेंजमेंट्स को करने के लिए हम वहाँ से चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और जनरली शाम के समय जो है हम उनके कमरे में गए, उनको जो उनका अंतिम संस्कार था वो सारी चीज़ें हमें करनी थी, तो जनरली हम उनके कमरे में गए, उस स्ट्रेचर पे उन्हें लिटाया और उस समय सन वॉज सेटिंग मतलब सूर्य जो है वो ढलने की तरफ था और सूरज की जो रोशनी थी वो वरांडा में आ रही थी। We stopped halfway in the courtyard all over the veranda and in a room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother faced some bread for them. She broke it into the little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. और जहाँ पर दादी माँ को लिटाया गया था और रेड शाउट से उन्हें कवर किया गया था, वहाँ पर कुछ हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज जो है उनकी बॉडी के आसपास आकर के बैठ गए, लेकिन हम उन्हें सॉरी कह रहे थे, हम उन्हें सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि अब दादी इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन जिस तरह से उनकी दादी उन्हें वो ब्रेड्स के बीट्स खिलाया करती थी, ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े खिलाया करती थी, उसी के चलते उनकी जो मदर थी उन्होंने कुछ ब्रेड के टुकड़े लाए, ब्रेड लेकर के आए, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और उन्होंने उन स्पैरोस को जिस तरह से उनकी दादी माँ खिलाया करती थी खिलाने की कोशिश की, उनकी तरफ फेंके। द स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली। लेकिन उन्होंने उन स्पैरोस ने उस जो ब्रेड के टुकड़े थे उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जैसे ही हमने
दादी की जो बॉडी थी उसको वहाँ से हम लेकर के चले, सारे के सारे स्पैरोज़ जो वहाँ पर दादी की बॉडी के आसपास बैठे हुए थे वो सारे स्पैरोज़ जो है वो बिल्कुल चुपचाप बिना किसी साउंड के वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह तक वो ब्रेड के जो टुकड़े थे वो वहीं पर पड़े रहे, उन्हें स्पैरोज़ ने नहीं खाया। अगली सुबह जो स्वीपर है वो आया और उसने जो ब्रेड के टुकड़े थे उन्हें झाड़ करके और डस्टबिन में फेंक दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का वाइड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें।